नमस्कार जी, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत। कैसे हैं आप लोग? वंशिका, जय हिंद, प्रिया, बलराम, निशा, याचना, रेणु, संजीव, प्रतिमा, राखी, अरविंद, गजेंद्र, आकांक्षा, हर्षित, अजय। चलो, कैसे हो सब लोग? क्या हालचाल है? कमेंट को थोड़ा सा और स्क्रॉल कर देना। आज आज मैं फिर विनर्स का जो प्राइम स्टूडियो है यहां से क्लास ले रहा हूं। आज मैं घर नहीं पहुंच पाया, तो आज चैप्टर शुरू करना है हमें। और आज जो हमारा चैप्टर है इसका नाम हिंदी में क्षेत्रमिति है, इंग्लिश में आपको यहां पे दिख रहा है। तो इसको हम कहेंगे क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। और इसमें दो भाग हम पढ़ने वाले हैं, 2D और उसके बाद आएगा एक 3D। 2D मतलब टू डायमेंशन, 3D मतलब 3 डायमेंशन। ये सारी चीजें यहां पे रहेगी, ठीक है? चलो, सब एकदम ठीक है। वॉइस, एक मिनट, चेक कर रहे हैं हम लोग क्या दिक्कत है वॉइस में। ठीक है, आवाज थोड़ी खरखर हो रही है क्या? ठीक है, चेक कर रहे हैं, वेट करो जरा। ठीक है, वॉइस की मतलब वॉइस ज्यादा तेज है क्या? ठीक है, अभी अभी कुछ सुधार हुआ है वॉइस में या नहीं? चलो, अभी मेरे ख्याल से वॉइस ठीक हो गई होगी। ज्यादा तेज वॉल्यूम होगा, उसको कम कर दिया है ना? तो जैसा मैं कह रहा था आपसे कि हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है क्षेत्रमिति, जिसमें हम पढ़ेंगे दो चीजें, पहला 2D और दूसरा 3D। ठीक है? अभी भी आवाज का इशू बता रहे हैं। अभी ठीक आ रही है? बच्चे बोल रहे हैं सर आपकी आवाज अमिताभ बच्चन जैसी लग रही है। कोई बोल रहा है शाहरुख खान जैसी लग रही है। दोनों में बहुत अंतर है यार। हम्म। अच्छा, ठीक है, चलिए, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, है ना? अगर अभी ठीक नहीं चल रही है तो चलो। तो दो चीजें हम यहां पे समझेंगे, 2D और 3D के बारे में। अब इन दोनों का मतलब अच्छे से समझिए कि 2D और 3D क्या होता है, फिर अभी हम इनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। क्षेत्रमिति अगेन एक बड़ा टॉपिक है और इसमें हम काफी सारी चीजें पढ़ेंगे। पुराने आए हुए सारे प्रश्नों को मैं आपको टाइप वाइज कराने वाला हूं। तो वर्ग हो गया, आयत हो गया, वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, त्रिभुज, चतुर्भुज, पिरामिड, प्रिज्म, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो लंबा टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एडवांस मैथ्स की बात की जाए तो, और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला टॉपिक है। अगर इसको स्कूल के टाइम से देखें तो आप बहुत परेशान इसमें रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का खेल है और वो है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं और थोड़ा सा अगर आपने बेसिक सीख लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। देखो, अब एडवांस मैथ्स में हम जिस तरफ अब जा रहे हैं, जैसे इसके बाद हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, एलजेब्रा पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। अब ये सारे जो चैप्टर्स हैं, इनमें आप इनको अरिथमेटिक के जैसे कंपेयर नहीं कर सकते कि इसमें लॉजिक्स आ जाएं, शॉर्टकट्स आ जाएं। इन सारे चैप्टर्स में कुछ सूत्र हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं। उन सब के आधार पे प्रश्नों को हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो यहां पे लॉजिक आप नहीं लगा सकते, यहां पे आपको फॉर्मूले देखने पड़ेंगे और उसके आधार पे आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले ही बता दूं कि अगर आप फॉर्मूले याद कर लोगे तो आपसे प्रश्न बन जाएंगे।
अगर आप फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तो मैं क्या, फिर कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। तो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, यह बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, चल अब सबसे पहले यहां पे हम समझते हैं दो चीजें। पहला कि 2D क्या होता है और दूसरा 3D क्या होता है। और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आप में से कई लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी कोई 3D मूवी जरूर देखी होगी, है ना। आप मूवीज मल्टीप्लेक्स में जाते हैं तो काला चश्मा आपको पहनाते हैं, जिसमें आपको सारी चीजें जो है एकदम ऐसा लगता है कि सब आपके सामने चल रहा है। पहले 3D मूवीज का एकदम बहुत ज्यादा क्रेज आया था, अभी क्रेज थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन आपने शायद देखी होंगी। उसमें आपको चीजें ऐसा लगता है कि सब आपके सामने चल रहा है, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। वही डिफरेंस है, आप नॉर्मल देख रहे हो तो वो 2D है, आप अपने टीवी पर, अपने मोबाइल पर कुछ देख रहे हो तो ये सब 2D है, केवल एक स्क्रीन पर चल रहा है। एक ऐसे मोबाइल स्क्रीन पर चल रहा है जिसमें, ठीक है, ये मोबाइल का स्क्रीन हो गया, इस स्क्रीन की अपनी एक लंबाई है, इस स्क्रीन की अपनी एक चौड़ाई है, तो ये 2D हुआ। आपने वही एक काला चश्मा लगाया जिसमें आपको एकदम से लगेगा कि प्लेन आपके ऊपर आ रहा है ना। कोई एक्टर है तो वो ऐसा लगेगा आपको, आपके सामने वो फील हो रहा है। तो जहां महसूस होने लगे कि ये सब एकदम मेरी आंखों के सामने चल रहा है, तो समझ लीजिए वो क्या है, वो 3D है। ठीक है, और नहीं देखी है तो कभी मौका मिले तो 3D मूवी जरूर देख लेना। वैसे हम इतना सीख लेंगे इस चैप्टर में कि हमारा काम तो हो जाएगा, है ना। मूवी देखना इतना कंपलसरी नहीं है। चलिए, अब मैं आपको कुछ डायग्राम की मदद से यहां पे थोड़ा सा समझाता हूं। मुझे इस बोर्ड में थोड़ी सी सेटिंग्स करनी पड़ेगी, जरा चेंज। तो 1 मिनट का टाइम दीजिए आप मुझे ना, बस इसको ऐड कर लेते हैं। और कहा गया भाई एक और चीज। ठीक है, ठीक है, चलो। तो जैसे आप सबसे पहले एक चीज समझिए, मैंने यहां पर बनाया एक सिंपल सा, ये एक आपको दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है, तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर यानी वर्ग। अगर इसी की लंबाई और चौड़ाई के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ कर दी जाए तो ये बन गया आपका आयत यानी रेक्टेंगल। फिर ये क्या बन गया, तो ये बन गया आपका त्रिभुज। फिर ये क्या बन गया, तो ये बन गया आपका सर्कल यानी वृत्त। ठीक है, इसके बाद और आगे हम चलते हैं तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया चतुर्भुज। तो इसको मैं वापस ऐसे ले लेता हूं, है ना। और क्या है यहां पे, फिर पंचभुज है, पेंटागन है ना। ये भी आपका पार्ट ऑफ चतुर्भुज ही हो जाएगा। इसके अलावा और भी चीजें अभी यहां पे आएंगी। आप इनमें से किसी भी डायग्राम को देखिए तो आपको यहां पे केवल ये सामने से दिखाई दे रहे हैं, है ना। आप मुझे अभी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं तो वो एक 2D फॉर्मेट में देख रहे हैं, आप बस मुझे देख पा रहे हैं। आपको भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ एकदम मैं आपके सामने, और जैसे ऑफलाइन में अगर आप बैठे हो, ऑफलाइन क्लास में आप मुझसे पढ़ रहे हो तो वो 3D हो जाएगा, क्योंकि आप मुझे अच्छे से फील कर पा रहे हैं। अभी आप मुझे 2D फॉर्मेट में देख पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ऐसी टेक्नोलॉजीज आएंगी जिसमें हम 3D में घर बैठे पढ़ने वाले हैं, है ना। चलिए, तो इन सारे डायग्राम्स को आप देखोगे तो ये क्या है, ये 2D है। अभी मैं आपको 3D का थोड़ा सा फील देता हूं कि 3D कैसे दिखाई देगा। जैसे ये मैंने बनाया यहां पर एक क्यूब, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अब आपको थोड़ा सा अलग फील आ रहा होगा, है ना। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम 3D कहेंगे। फिर मैंने क्या करा, यहां पे एक और इसी प्रकार से ये बना लिया। ठीक है, और आगे चलते हैं। फिर हमने यहां पर ये बना लिया कोण, इसको बोलते हैं शंकु, है ना। और इसके अलावा 1 मिनट,
ये खैर इधर आएगा, इसको मैं अभी इधर ले लेता हूं, त्रिज्य खंड इसको हम कहेंगे। इसके अलावा हम इसमें प्रिज्म पढ़ेंगे, प्रिज्म के अलावा पिरामिड पढ़ेंगे, पिरामिड के बाद हम देखें तो छिन्नक यानी एक फ्रस्टम होता है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। आप बस शेप पर जाइए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 2D और 3D में क्या डिफरेंस यहां पर आपको दिख रहा है। इट्स ऑल अबाउट कि आप इसमें ज्यादा रियलिस्टिक फील कर पाएंगे, है ना। किसी चीज को बस सामने से देखना 2D है, किसी चीज को आप हर एंगल से देख पा रहे हैं, उसको आप महसूस कर पा रहे हैं, तो वो 3D है। ये बात आपको समझ में आ गई। अगली बात आपको इसमें बताता हूं, ठीक है। इसको कहते हैं वर्ग, इसको कहते हैं आयत, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल यानी त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, सर्कल यानी वृत्त। फिर अब वृत्त आ गया तो अर्धवृत्त भी आएगा, सेमी सर्कल भी आएगा। ये आपका त्रिज्य खंड है, सेक्टर है, ये भी अभी हम पढ़ेंगे। अब अगर इधर बात करें तो एक घन होता है, एक घनाभ होता है, एक क्यूब होता है, एक क्यूबॉइड होता है। फिर ये आपका क्या है, बेलन, बेलन मतलब सिलेंडर। ये क्या है, शंकु, शंकु मतलब कोण। और फिर फ्रस्टम, प्रिज्म, पिरामिड, छिन्नक, प्रिज्म और पिरामिड, ये सारी चीजें यहां पे रहेंगी, है ना। और इन सब के अपने फॉर्मूले हैं। अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। जब भी बात आएगी 2D की तो आपको यहां पे या तो इनका अपना एक परिमाप होगा या इनकी अपनी एक परिधि होगी। परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर, परिधि को इंग्लिश में कहते हैं सरकमफेरेंस। इन सब का अपना एक विकर्ण भी होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम डायगोनल कहते हैं। और इन सब का अपना एक क्षेत्रफल होगा, इन सब का अपना एक एरिया होगा। इन सब में ये फॉर्मूले कॉमन रहेंगे। वहीं अगर हम 3D की बात करें तो इसमें दो चीजें ज्यादातर चलेंगी। पहला तो इन सब में क्षेत्रफल चलेगा ही, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एरिया। और दूसरा इसमें आपका चलेगा और वो है आयतन, ठीक है। क्या हो जाएगा, आयतन। और आयतन का मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, आयतन। ये दो चीजें यहां पे चलने वाली है और इन्हीं के सारे फॉर्मूले, सारी चीजें हम यहां पे देखने वाले हैं। क्लियर है इतनी बात। अब अगला मुद्दा यहां पे ये उठता है कि इन सब का मतलब क्या होता है और इनकी इकाइयां क्या होती है, वो थोड़ा अच्छे से हम समझ लेते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा, सबसे पहले आ गया आपका परिमाप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर, और दूसरा हो गया परिधि। इन दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन किसी के साथ परिमाप चलता है, किसी के साथ परिधि चलता है ना। ये दोनों एक ही चीज है। फिर इसके बाद एक आएगा आपका विकर्ण, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में डायगोनल, ठीक। इसके बाद आ जाएगा आपका क्षेत्रफल, जिसको हम कहते हैं एरिया, और एक आ जाएगा आपका आयतन, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। अब इनकी इकाइयां समझना। देखो, यूनिट्स का इस चैप्टर में बहुत भयंकर रोल है, इकाइयों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है यहां पर, क्योंकि किस चीज के साथ कौन सी इकाई होगी उससे प्रश्नों को पकड़ना पड़ता है, तभी प्रश्न सॉल्व होते हैं। नहीं तो कई बार समझ ही नहीं आएगा कि यहां पे फॉर्मूला कौन सा लगाना है, तो यूनिट्स से पता चलेगा कि कब कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है ना। जब भी परिमाप परिधि की बात आती है तो इनकी इकाई हमेशा सेंटीमीटर में होगी, मीटर में होगी, किलोमीटर में होगी। जब भी विकर्ण की बात आएगी तो इसकी इकाई भी हमेशा सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में होगी। जब भी क्षेत्रफल की बात आएगी, एरिया की बात आएगी, तो इसमें हमेशा वर्ग चलेगा, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और आयतन की जब भी बात होगी तो आयतन हमेशा क्यूब में चलेगा, घन सेंटीमीटर, घन मीटर और घन किलोमीटर। मैं अभी आपको इन सब के मतलब भी समझा रहा हूं कि आयतन मतलब क्या, क्षेत्रफल मतलब क्या। गोला 2D में होगा, नहीं भाई, गोला आपका जो है वो 3D में आएगा। जो आप स्कूल के समय में स्पोर्ट्स में एक बड़ा सा भारी भरकम गोला फेंकते थे धातु का, मेटल का, वो 3D है ना। गोले में और वृत्त में अंतर है बस इसी चीज का। मैं यहां पे बना देता हूं, ये मतलब उतना अच्छा फील आपको नहीं हो पाएगा, लेकिन हां, गोला जो है 3D होगा। आप ऐसे समझिए जैसे मेरे हाथ में ये कड़ा है ना। आप अंगूठी पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं,
ये सब वृत्त का एग्जाम्पल है, ये सब सर्कल है, ठीक है। लेकिन अगर हमने एक बॉल ले ली, लेदर की बॉल ले ली हमने, ठीक है, हमने वो फिजिकल वाला जो मैंने आपको बताया गोला आपने ले लिया, तो ये गोला होगा जिसको इंग्लिश में स्फीयर कहते हैं। ये भी तीन प्रकार के होंगे, एक तो होगा ठोस गोला, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, एक होगा अर्ध गोला हेमिस्फीयर, और एक होगा खोखला गोला हॉलो स्फीयर। एक होती है एकदम ठोस, आपने मिट्टी की एक गेंद बनाई, वो पूरी ठोस है। पृथ्वी क्या है, हमारी धरती, जो धरती मां है, पृथ्वी है, अर्थ है, ये एक सॉलिड है, ठोस है, ठीक है। आप टेनिस की बॉल से क्रिकेट खेलते हो, टेनिस की बॉल जो होती है वो हॉलो स्फीयर है, खोखला गोला है। और जब खूब खेलते थे उस गेंद से तो एक समय आता था कि वो गेंद दो हिस्सों में बढ़ जाती थी, है ना, तो वो अर्धगोला बन जाती थी, हाफ हो जाती थी, दो भागों में बढ़ जाती थी। ये सब आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसलिए अभी मैं ज्यादा इनकी गहराई में नहीं जा रहा हूं, अभी बस काम की बातें सुने, इन सबको बहुत डिटेल में हमें समझना है, ठीक है भाई। तो यहां पे आप एक चीज समझें कि परिमाप परिधि की इकाई हमेशा सिंपल रहेगी, क्षेत्रफल कहीं भी होगा, चाहे 2D हो या 3D हो, उसमें हमेशा स्क्वायर चलेगा। और घन कहीं भी होगा, 2D में घन कभी नहीं, 2D में कभी भी आयतन नहीं आएगा, वॉल्यूम नहीं आएगा, वॉल्यूम हमेशा किसका आएगा, 3D का ही आएगा, है ना। और 3D में हमेशा क्या होगा, आयतन, और आयतन में हमेशा क्या चलेगा, क्यूब यानी घन। हाँ, गुलाब जामुन जो है वो 3D है, गोला है, ठोस गोला है वो मावे का, ठीक। फुटबॉल खोखला गोला है, हॉलो स्फीयर है। चलो अब जल्दी से इनका मतलब और समझ लो भाई कि इन सब का मतलब क्या है। देखो, कभी भी परिमाप या परिधि की बात होती है तो आप इसमें हमेशा ध्यान रखें, किसी भी चीज की बॉर्डर, किसी भी चीज की बॉर्डर की जब बात होगी, बाउंड्री की जब बात होगी, तो वहां पे परिधि या परिमाप शब्द चलेगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूंगा कि भाई मैं अभी यहां खड़ा हूं और मुझे इस खेत का चक्कर लगा के वापस यहीं आना है, तो ये क्या कहलाएगा, ये परिमाप कहलाएगा, मैं उसकी बॉर्डर पे घूम रहा हूं ना। तो किसी चीज के परिधि पे आप घूमोगे, परिमाप पे घूमोगे, मतलब आप उसकी बॉर्डर पर घूम रहे हो। तो किसी भी चीज की बाउंड्री, किसी भी चीज की बॉर्डर क्या कहलाती है, परिधि या परिमाप। इसलिए परिधि या परिमाप केवल 2D में पॉसिबल है, 3D में यह नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात यह समझ गए। दूसरा हो गया आपका विकर्ण। विकर्ण को इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल, और डायगोनल का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक प्रश्न आता है कि किसी एक कमरे में आप अधिकतम कितनी लंबाई का बांस रख सकते हो, है ना, एक या कितनी लंबाई की छड़ रख सकते हो। तो कहीं पे भी जब आप किसी वस्तु को तिरछा करके रखते हो तो वहां पे डायगोनल की स्थिति बनती है, वहां पे विकर्ण की स्थिति बनती है। और मैं हमेशा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहां पे देता हूं जो हर किसी के साथ होता ही होता है, कि यह आपके घर का मुख्य द्वार हो गया, यह आपके घर का प्रवेश द्वार हो गया। कभी कभी हम घर में ऐसी चीज लाते हैं कि जिसकी लंबाई इस गेट से भी ज्यादा है, या हमें थोड़ा सा उसको घर के अंदर ले जाना होता है, तो आप देखेंगे लगभग 10 में से 6 या 7 बार किसी वस्तु को तिरछा करके हम घर के अंदर ले जाते हैं, हाँ या ना। हम लोग हर दिन अपने डे टू डे लाइफ में गणित का, मेंसुरेशन का, सबका यूज करते हैं, बस पता नहीं है कि ये वही है ना। तो जब भी कोई चीज सीधे नहीं जा पा रही है तो आप उसको हल्का सा तिरछा कर लेते हो और गेट से आप उसको ले जाते हो, कुछ हिस्सा अंदर कुछ हिस्सा बाहर, और खत्म। समझ में आया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको विकर्ण कहते हैं। तो क्या होगा भाई, आप किसी भी चीज में इस प्रकार से, ये जो तिरछी लाइन मैंने खींची है विकर्ण है, यहां पर तिरछी लाइन खींची ये विकर्ण है, इनमें विकर्ण, इनमें भी विकर्ण बन सकता है इस प्रकार का, जो आगे हम समझेंगे, है ना, सब में हो सकता है। तो ये होता है डायगोनल यानी विकर्ण। और आगे चलते हैं। क्षेत्रफल यानी एरिया, और एरिया का मतलब होता है कोई भी वस्तु कितना स्पेस कवर कर रही है। शुद्ध हिंदी में कहें तो कोई भी वस्तु कितना स्थान घेर रही है, किसी भी वस्तु ने कितना स्थान घेरा, और ये स्थान जो घेरा जाता है ये सिर्फ लंबाई और चौड़ाई में होता है ना। किसी भी वस्तु ने कितना स्थान घेरा
सिर्फ लंबाई और चौड़ाई में, यह कहलाएगा आपका क्या? यह कहलाएगा आपका स्पेस यानी क्षेत्रफल। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूं, है ना। हां, राहुल कह रहे हैं सर अलमारी फंस गई थी, तिरछी घर के अंदर करी। अरे तुम, मैं बता रहा हूं कि रोज हम मैथ्स का यूज करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, है ना। टीवी घर के अंदर ले जाना है तो उसको तिरछा करो। और टीवी की बात निकली तो आपको मैं बता दूं कि आप मोबाइल यूज करते हो, जैसे मोबाइल होता है ना कि 6.1 इंच का स्क्रीन है, 32 इंच की टीवी है, 42 इंच की टीवी है, 55 इंच की टीवी है। आपको पता है वो जो टीवी नापी जाती है वो हमेशा डायगोनली मापी जाती है, डायगोनली यानी विकर्णवत। अगर आप 55 इंच की टीवी लाओगे तो लोग क्या सोचते हैं कि इस कोने से इस कोने तक की लंबाई 55 इंच होगी, जो कि बिल्कुल गलत है। टीवी की दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में कभी भी जो भी इंच मापा जाता है वो इंच कभी भी लंबाई चौड़ाई में नहीं होता है, वो इंच हमेशा 55 इंच की टीवी होगी तो टेप उठाना और नापना ऐसे 55 इंच होता है वो, ना कि ऐसे होता है। ऐसे 55 इंच होता है, विकर्णवत वो होता है। ठीक है, हां, क्लियर, समझ गए यहां तक? पूजा जी अभी आप इतना कमेंट मत करिए, नहीं तो हम आपको ब्लॉक करने का आदेश दे देंगे। अभी क्या चल रहा है उस पर फोकस करिए। आरपीएफ का एग्जाम जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा हम बताएंगे आपको, और ये इस चीज को पूछने का सही वक्त नहीं है। अब आप नहीं माने तो इनको बिना पूछे ब्लॉक कर देना, है ना। चलो समझ गए भाई, इतनी अच्छी बातें चल रही हैं और तुम कहां लगे पड़े हो, यही तो दिक्कत है। ठीक है। चलो थैंक यू भाई नीलेश। 3D में विकर्ण होता है, बिल्कुल होता है। जब आप किसी अब ये तो हो गया भैया 2D वाली चीजों के साथ। कमरे के अंदर, अब कमरे के अंदर जैसे हम कई बार होता है ना कि हमारे घरों के अंदर या खासकर किसान परिवार में कई सारी ऐसी खेतीबाड़ी की चीजें रखनी पड़ती है, बड़ी बड़ी लकड़ी के खंबे रहते हैं, पिलर्स रहते हैं, तो उनको हम जनरली आप देखेंगे तिरछा रखते हैं ताकि कम लंबाई में भी ज्यादा लंबी चीज रखी जा सके। तो कुछ कुछ ऐसे 3D हमारे पास यहां पे कुछ चीजें हैं जिनमें विकर्ण काम करता है। ठीक, हां, कोई एक बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा है, सोनू पूछ रहा है कि सर ये डिजिटल बोर्ड कितने इंच का है। मैं आपको बता दूं कि डिजिटल बोर्ड भी अपने आप में एक टीवी है, लेकिन ये एक बोर्ड का भी काम करता है। पुराने जमाने में हम चौक पे पढ़ाते थे, थोड़ा जमाना अपग्रेड हुआ तो हमने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना चालू करा, फिर व्हाइट बोर्ड और मार्कर। अब जमाना और डिजिटल हो गया है, तो अब हमारे पास डिजिटल बोर्ड्स आ गए कि अब हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे पीछे आप जो डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं ये 98 इंच का है। ठीक है, 90 नहीं सॉरी, ये वाला 86 इंच का है, 98 इंच तो नहीं है। 98 इंच का भी एक डिजिटल बोर्ड है विनर्स में जो हमारे क्लासरूम में लगा हुआ है, लेकिन ये 86 इंच का है, 86 इंच का ये डिजिटल बोर्ड है। ठीक, सर्कल में विकर्ण नहीं हो सकता, है ना। सर्कल में विकर्ण का कॉन्सेप्ट है लेकिन वो अलग है, वहां पे वो व्यास बन जाता है, डायमीटर बन जाता है, मैं सिखाऊंगा आपको वो भी। लाठी रखते हैं ना घरों में ऐसे ही, हाँ। चलो ओके, यहां तक सारी बातें क्लियर है। तो मैं क्षेत्रफल पे आ रहा था, क्षेत्रफल का एक अच्छा उदाहरण देता हूं मैं आपको, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। क्षेत्रफल मतलब किसी भी चीज ने कितना स्थान घेरा, है ना, वो क्षेत्रफल है। तो और क्षेत्रफल में हमेशा दो चीजें काम करती है, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई। जैसे ये डिजिटल बोर्ड है तो इसकी अपनी एक लंबाई है, इसकी अपनी एक चौड़ाई है। ओके, तो अगर मैं मान लो, मैंने माना कि भैया इसकी लंबाई जो है वो 15 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो मान लेते हैं 8 फीट है, तो 15 फीट इसकी लंबाई है, 8 फीट चौड़ाई है, तो इस डिजिटल बोर्ड का क्षेत्रफल 120 स्क्वायर फीट माना जाएगा। क्योंकि मैंने ये दोनों फीट में लिए हैं तो क्षेत्रफल स्क्वायर फीट होगा। अगर ये दोनों मीटर में होते भाई, 15 मीटर और 8 मीटर, तो 15 इंटू 8 120 वर्ग मीटर का ये हो जाता।
तो इसने कितनी जगह घेर के रखी है? अगर हम इसको दीवार पे ठोक रहे हैं तो ये दीवार पे कितनी जगह घेरेगा? 120 स्क्वायर फीट। ठीक है, दूसरा मैं आपको उदाहरण देता हूं, इसको भी ध्यान से सुनना। ठीक है, आप सोचिए कि ये एक स्विमिंग पूल है। थोड़ा आप ऐसे समझो कि आप स्विमिंग पूल को ऊपर से देख रहे हो। ठीक है, तो स्विमिंग पूल के अंदर तीन चीजें होंगी। इस स्विमिंग पूल की अपनी एक लंबाई होगी, इस स्विमिंग पूल की अपनी एक चौड़ाई होगी। अगर मैं लंबाई और चौड़ाई का गुणा करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इसने धरती पर कितनी जगह घेर के रखी है, जमीन कितनी घेर के रखी है। लेकिन जैसे ही यहां पे हाइट भी इंट्रोड्यूस हो गई कि भैया इस स्विमिंग पूल की गहराई कितनी है, तो जब भी लंबाई, चौड़ाई और गहराई आ जाए तो वहां पे आ जाता है आयतन, है ना। लंबाई चौड़ाई तो क्षेत्रफल है, अगर ऊंचाई भी आ गई तो वहां आ गया आयतन। और आयतन का मतलब कभी कभी आप द्रव्यमान के केस में लेते हैं, जिसको मास कहते हैं। ओवरऑल अगर आयतन को आपके लिए बहुत आसान भाषा में कहूं तो आयतन मतलब किसी भी चीज की कैपेसिटी, कि उसमें कितना कोई भी सामान रखा सकता है। ये स्विमिंग पूल है, इसकी बस मैंने अगर लंबाई और चौड़ाई ली तो मुझे पता है कि भाई इस स्विमिंग पूल का क्षेत्रफल 200 स्क्वायर फीट है। मैंने इसके अंदर पानी भर दिया, अब पानी आएगा तो उसकी हाइट का काम चालू होगा, है ना। उस स्विमिंग पूल के अंदर 2000 लीटर पानी आ गया है, ये उसका आयतन है। आप कभी भी देखिए, है ना, मैंने कोई एक बॉक्स लेकर आया, ठीक है, मैंने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स के अंदर मैं 50 चॉकलेट्स रख सकता हूं, तो उसका आयतन 50 चॉकलेट हो गया। किसी भी चीज के अंदर कितना आप रख सकते हो, कोई वस्तु किसी चीज के अंदर कितना समा सकती है, यह उसका आयतन है। अगर आप इस समय घर के अंदर किसी कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है छत पे बैठे हो, बाहर बैठे हो, तो मैं कमरे के अंदर बैठकर पढ़ने वालों की बात कर रहा हूं कि इमेजिन करिए कि आप जिस भी कमरे के अंदर बैठे हैं, अगर उस कमरे में पूरा पानी भर दिया जाए, पूरा पानी से भर जाए आपका रूम, तो और मान लें कि उसमें 4000 लीटर या 5000 लीटर पानी से आपका पूरा कमरा भर गया, उस कमरे का आयतन, उस कमरे का वॉल्यूम 5000 लीटर माना जाएगा कि भाई इस कमरे में आप 5000 लीटर रख सकते हो। हमारे गांव में, घरों में क्या होता है कि जो भी फसल आती है हम उनको गांव में अपने घरों में बिछा देते हैं, पूरे रूम को भर देते हैं, भूसे से भर दिया, चने से भर दिया, गेहूं से भर दिया। और बचपन में मस्ती भी खूब करते थे अपन लोग उस पे, मैंने तो बहुत करी है, आपका मुझे नहीं पता, करी होगी, आप भी कम तो हो नहीं, है ना। तो घरों में जो गेहूं का पूरा भरा रहता था एक रूम, बड़ा मजा आता था, स्विमिंग पूल ना सही उसी में खूब डुबकी मारते थे, खूब खेलते थे उसमें। तो हमारे घरों में कुछ ऐसे रूम होते थे जिसमें पूरा अनाज भर दिया जाता था, पूरा भूसा भर दिया जाता था। तो हमारे जो पापा हैं, दादा हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको पता है कि इसमें कितना बोरा आए, कितने बोरे अनाज भर सकते हो, कितने क्विंटल गेहूं इसमें आएगा, कितने क्विंटल चने इसमें आएंगे, कितने क्विंटल इसमें सोयाबीन आएगी, दाल, जो भी है, उन्हें पता है कि इस कमरे में कितनी वस्तु आ सकती है, ये उसका आयतन है। तो आयतन मतलब इन वेरी सिंपल वर्ड्स, कैपेसिटी, उसकी क्षमता। मंदिर के सामने बैठकर क्लास देख रहे हैं, अरे वाह यार, तुम तो भगवान से सीधा कृपा ग्रहण कर रहे हो। बस में क्लास ले रहा है कोई, चलो बढ़िया, समझ गए इतनी बात। क्योंकि ये सब समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे मैं आपको हर बार इतना नहीं समझा पाऊंगा। आगे मैं जैसे ही कहूंगा आयतन निकालो या इसका आयतन ये है, तो दिमाग चलना चाहिए कि आयतन मतलब सर ने क्या बताया था। इसलिए मैं आपको ये सब चीजें इतना प्रैक्टिकली रिलेट करके बता रहा हूं। चलो अब रूम का दरवाजा खोल दो, पूरा पानी बाहर जाने दो, है ना। अब वापस पढ़ाई करो बैठकर। लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में पानी भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्लियर यहां तक। गोला और वृत्त में क्या अंतर है? नीलेश तुम कहां चले गए थे? अभी अभी बताया है। ये जो मेरे हाथ में है और तुम्हारी शादी होने के बाद तुम्हारी उंगलियों में जो होगा वो वृत्त होगा, ठीक है। और गोला मतलब बॉल का उदाहरण मैंने तुम्हें दिया ही है, जो क्रिकेट में बॉल खेलते हो, फिजिकल में गोला फेंकोगे, वो गोला है, ठोस है, वो 3D कहलाएगा। चलो भाई,
परिमाप या परिधि का मतलब होता है किसी भी चीज की बॉर्डर। विकर्ण मतलब समझ गए आप, तिरछा, है ना। इसके बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब कितना स्थान किसी वस्तु ने घेरा, केवल लंबाई और चौड़ाई में। और अगर लंबाई और चौड़ाई के साथ ऊंचाई आ जाए तो वहां पे उसकी क्षमता आ जाएगी, कैपेसिटी आ जाएगी कि कितनी चीज उसके अंदर समा सकती है। दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम यानी आयतन। ठीक, अच्छा, क्या बात है हिमांशु जी। चलिए अब शुरू करते हैं अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। वन बाय वन हम फॉर्मूले देखेंगे और ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छा चलो बढ़िया है। अब आ जाओ भाई, सबसे पहली बात हम कर लेते हैं वर्ग की। वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, और वर्ग में मेन खेल होता है भुजा का। और वर्ग की सबसे खास बात क्या होती है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में और आयत में यही फर्क है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। अब देखो यहां पे सबसे पहला फॉर्मूला आपका क्षेत्रफल का है, यानी एरिया। अब क्योंकि वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, लंबाई और चौड़ाई सेम है ना, तो इसको मैं लंबाई कहूं, इसको मैं चौड़ाई कहूं। और वर्ग के केस में हम बार बार ए शब्द का यूज करेंगे, और ए का मतलब होता है भुजा। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई सेम है। अगर मैं लंबाई को भी ए कहूं तो चौड़ाई भी ए होगी, तो ये भी ए होगा, तो ये भी ए होगा। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्योंकि लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? ए का स्क्वायर। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बन गया? ए का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। फिर इसके बाद आता है, ये वाला फॉर्मूला मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूं। इसके बाद आता है परिमाप। अब जैसे ही मैंने परिमाप कहा, परिमाप मतलब बॉर्डर, आपको पूरा चक्कर मारना है, उसका चारों तरफ घूमकर आना है। तो आपने यहां से चालू किया, यहां से यहां तक गए, 1a, 2a, 3a और 4a। तो इसकी बॉर्डर की वैल्यू क्या हुई कि भाई जो भुजा है उसको 4 बार जोड़ लो, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? आपका फॉर्मूला बन गया 4a। ठीक है, फिर बात आती है विकर्ण की। विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल। इसको ध्यान से सुनना, मैं यहां पर एक विकर्ण का निर्माण कर रहा हूं आपके लिए। ये मैंने बनाया विकर्ण। विकर्ण को शॉर्ट में डी कहते हैं, और डी का मतलब होता है इंग्लिश में डायगोनल। तो जब भी स्मॉल डी में लिख रहा हूं तो उसका बहुत हद तक मतलब है विकर्ण यानी डायगोनल। क्लियर है? हाँ, जो अपनी मैथ्स की फॉर्मूला बुक है उसमें सारे फॉर्मूले बहुत सिस्टमेटिक हैं। अगर आपके पास फॉर्मूला बुक है तो उससे पढ़ लेना, नहीं तो विनर्स के एप्लीकेशन पर फ्री में फॉर्मूला बुक की ई बुक डाउनलोड कर सकते हो, उससे पढ़ सकते हो। उसमें ये सब बहुत सिस्टमेटिक आपको दिया हुआ है ना। चलिए अब बात करते हैं भैया विकर्ण की। तो विकर्ण के लिए आपको हमेशा एक गणितज्ञ को याद करना पड़ेगा, उनका नाम है पाइथागोरस। ठीक है, और इन्होंने एक प्रमेय देकर गए हैं, एक थ्योरम देके गए हैं, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। जिन्होंने क्या कहा? इन्होंने यह कहा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, है ना। हाइपोथीनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखो यहां पे आपका कर्ण का रोल कौन निभा रहा है? डी। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। समझ गए भाई? अच्छा, ये आपका डी का स्क्वायर है। ए स्क्वायर कितनी बार है? 2 बार ए का स्क्वायर है। अगर मैं यहां से वर्ग हटाता हूं तो वर्गमूल लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा? अंडर रूट। अब देखो क्योंकि ए स्क्वायर है, ये तो बाहर आ नहीं पाएगा, √2 रहेगा। ए का स्क्वायर वर्गमूल के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसलिए विकर्ण का फॉर्मूला क्या बन गया? √2a। और बहुत सिंपल है, पाइथागोरस प्रमेय का मैंने यूज किया है और कुछ नहीं है उसमें। क्लियर? समझ में आ गया? अब एक चीज आप समझिए, है ना। अब हम इस वाले फॉर्मूले को प्रूव करते हैं कि
आपने देखा क्षेत्रफल निकालने के लिए यहां पे हमने दो दो फॉर्मूले लिखे। क्षेत्रफल इन दोनों फॉर्मूले से निकल सकता है। कैसे निकल सकता है सुनिएगा। मैंने आपसे कहा कि विकर्ण का मतलब होता है √2 इंटू ए, √2 गुणा भुजा, और विकर्ण मतलब ये तिरछी लाइन है ना। ये भी बहुत बार यूज हमें करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, अब यहां पे सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि d के बटे में अगर मैं √2 ले जाऊं तो यहां क्या बच जाएगा, a बच जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का मतलब a का स्क्वायर होता है। अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं तो d का वर्ग करूंगा तो d का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर अगर करने जाऊंगा, स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है तो हमेशा कैंसिल होता है, तो वो क्या बनेगा 2, और a का स्क्वायर कर दिया तो ये। इसीलिए हमारे पास एक और नया फॉर्मूला निकल के आ गया। ये दोनों क्षेत्रफल निकालने के सूत्र हैं, या तो भुजा का वर्ग कर दो, अगर आपको भुजा पता है, साइड पता है तो भुजा का वर्ग कर दो। भुजा अगर नहीं पता है तो विकर्ण का वर्ग कर दो, डायगोनल का स्क्वायर कर दो, विकर्ण का वर्ग कर दो और उसका आधा कर दो। इन दोनों सूत्र से आप स्क्वायर का एरिया फाइंड कर सकते हो, आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो मैंने आपको सारे फॉर्मूले भी एक्सप्लेन करे कि ये फॉर्मूले हमने बचपन से रटे हैं, पर ये कैसे बने हैं वो भी मैंने आपको बताया। पूरे चैप्टर में हर फॉर्मूला मैं आपको ऐसे नहीं बता पाऊंगा, बहुत सारे फॉर्मूले, करीबन हमें इस चैप्टर में 60-70 फॉर्मूले याद करने हैं, और अगर मैं सबका एक्सप्लेनेशन दूंगा तो हमें 1-1.5 महीना लग जाएगा। तो जहां जरूरी होगा मैं आपको फॉर्मूला प्रूव करके भी बता दूंगा। कोशिश मेरी रहेगी कि आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें जरूर बताऊं जो आपने पहले नहीं देखी है लेकिन रट्टा खूब मारा है ना। अब अगर आपको पिछले वर्ग के सारे कंसेप्ट समझ में आए तो यहां पे आप, और थोड़ा सा बेसिक समझ लेने से ना ये चीजें याद रखना आसान हो जाती है ना। अब हमारे सामने है आयत। आयत का मतलब होता है रेक्टेंगल, तो आयत यानी रेक्टेंगल। अब इसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, ये अगर चौड़ाई है तो ये भी क्या होगी, चौड़ाई होगी। तो आयत में आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती है। वर्ग में ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, चारों भुजाएं बराबर थी। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। चलो, तो अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, L इंटू बी। परिमाप निकालना है, मतलब मुझे पूरी बॉर्डर्स घूमनी है, तो मैं मान लो यहां से शुरू करूंगा तो एल बी, 2 बार L 2 बार B। तो इसीलिए हमने बचपन से फॉर्मूला क्या रटा है, 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2L प्लस B, क्योंकि 2 बार लंबाई है 2 बार चौड़ाई है ना। इसी प्रकार अगर इसके विकर्ण का फॉर्मूले पे हम जाते हैं तो यह भी समझ लो भाई कि विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो विकर्ण मतलब फिर वही हो गया, डी मतलब डायगोनल, फिर पाइथागोरस जी को याद करो, तो विकर्ण का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, है ना। वर्ग हटाऊंगा तो सामने वर्गमूल लगेगा, तो b का स्क्वायर और l का स्क्वायर हो गया और ये स्क्वायर रूट हो गया, ये फॉर्मूला बन गया विकर्ण का। तो यहां तो कोई याद रखने की जरूरत ही नहीं है आपको। भुवन पूछ रहे हैं सर, सॉरी टू आस्क बट हाउ मच टाइम दिस चैप्टर विल टेक। भुवन, दिस कैन टेक more than 15 to 20 lectures at least, मतलब 15 से 20 लेक्चर्स तो आप मानो, इट में ऑल्सो क्रॉस 20, ठीक है भाई। स्कूल में किसी ने नहीं बताया, इसीलिए तो हम बता रहे हैं तुम्हें, ताकि आज के बाद ये ना बोल सको कि हमको किसी ने अच्छे से पढ़ाया नहीं। और मेरा एक उद्देश्य ये भी रहता है कि तुम भी अच्छे से पढ़ लो, जॉब ले लो, है ना। जॉब तो ले ही लोगे, ढंग से पढ़ लोगे तो जॉब ले ही लोगे, लेकिन कल को तुम्हारे बच्चों को भी तो पढ़ाना है, तो तुम अच्छे से सीख लोगे तो बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा पाओगे। नहीं तो बच्चे पूछेंगे पापा ये विकर्ण क्या होता है, मम्मी ये परिमाप क्या होता है, कैसे बताओगे, पता ही नहीं है तुम्हें। अब पता चल गया है तो उनको भी बता पाओगे, ठीक है। चलो, इसके बाद है भाई सर्कल, लेकिन इतना टाइम नहीं है। मैंने इसके लिए ना आपके लिए कुछ वीडियोस निकाले थे जो मैंने सोचा था कि आपको बताऊंगा,
पर इसको अब मैं आपको कल बताऊंगा, आज नहीं देखते अपन इसको, क्योंकि इसको मैं बहुत अच्छे से आपको, मतलब पहली बार अगर आपने मुझसे पहले पढ़ा है तो मैं हमेशा ये बताता हूं, स्कूल में हमेशा रटवाया जाता है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, परिमाप का फॉर्मूला 2 पाई आर। मैं आपको एक्चुअल में बताऊंगा कि पाई का मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ही कैसे बना। भाई कितनी सोचने वाली बात है कि भाई किसी चीज की लंबाई है चौड़ाई है तो क्षेत्रफल निकाल ले। अब कोई चीज गोल है, ना तो इसकी कोई लंबाई है एक जैसी, ना इसकी चौड़ाई है, तो कितना दिमाग लगाया होगा किसी ने इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो मैं आपको यह बताऊंगा कि किसी ने दिमाग कैसे लगाया इस चीज का क्षेत्रफल यानी एरिया निकालने के लिए, है ना। तो इसको मैं समझाऊंगा भी कि ये फॉर्मूले कैसे बने, और आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कुछ जो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे ये फॉर्मूले बने हैं, मजा आएगा आपको उस चीज में। पर आज हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि समय हमारे पास कम है, तो 2 मिनट में आपके बस कमेंट देख लेता हूं। ठीक है, देखो तुम अच्छे से सीख लोगे तो जॉब लग जाएगी, जॉब लग जाएगी तो शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी तो फिर बच्चे भी हो जाएंगे। इसलिए पढ़ाई करोगे तो कितना लंबी प्रोसेस है, इसलिए पढ़ लो अच्छे से। हाँ, बीनू कह रहे हैं सर आपकी क्लास ज्वाइन करवा देंगे उन्हें भी। अच्छा, मतलब तुम तब भी मेहनत नहीं करोगे ना, मेरे पास ही भेजोगे उनको। विड्थ और ब्रेड्थ में कोई डिफरेंस नहीं है अनुराग, सेम है दोनों चीजें। हाँ, यूनिट मतलब इकाई, इकाइयां। मैंने लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूं आपके लिए, है ना। ये सारी यूनिट्स हैं जिसको हम क्या कहते थे बचपन में, इकाइयां यानी यूनिट्स। किसी भी चीज को मापना है तो उसकी कोई इकाई तो होनी चाहिए ना। हम्म, ठीक है, ठीक है, घर घर विनर्स। ठीक है भाई, चलो आज इतना काफी है मुझे लगता है, लेकिन फिर भी आज की क्लास को आप रिवाइज करना। और हां, मैं आपको इसके आगे के फॉर्मूले दे रहा हूं, आप इनको पढ़ के आ जाना बस कल। वृत्त, वृत्त के बाद आएगा अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल, इसके बाद एक रिंग, सर्कुलर पाथ, कल समझाऊंगा ये सारी चीजें। त्रिज्य खंड यानी सेक्टर, और उसके बाद फिर हमारे टाइप वाइज क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे, फिर वर्ग के, आयत के, घन, घनाभ, मिक्स, ऐसा सब मैं आपसे करवाने वाला हूं आपको, है ना। तो मैं आज की पीडीएफ में फॉर्मूले दूंगा, आप बस इनको पढ़ के आ जाना। कल मैं सारी चीजें आपको सिखाऊंगा, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे के फॉर्मूले, फिर क्वेश्चन। एक साथ सारे फॉर्मूले मैं आपको नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, ऐसे हम चलेंगे। ओके भाई, चलो तो आप इनको रिवीजन करो, कल मिलते हैं वापस अपने समय पर और इसको आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। अभी मैं 8 बजे यूट्यूब पे आऊंगा, आपको संडे टेस्ट का शॉर्ट में एनालिसिस करवाने वाला हूं, और विनर्स का जून महोत्सव आ रहा है, आपको पता ही है। तो इस संडे मैं जून महोत्सव में धमाकेदार चीजें आपके लिए लेकर आ रहा हूं, बहुत नई नई चीजें, बेहतरीन चीजें रहेंगी। तो इस बार के जून महोत्सव में भी आपको मजा आएगा, है ना। ऑफर्स भी आएंगे, बहुत सारी नई नई चीजें आएंगी, मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।